एंड गुड मॉर्निंग ऑडियंस। आज मैं आपके सामने एक लेक्चर और लेकर आया हूं और ये जो लेक्चर है ये किसी चैप्टर पर बेस्ड नहीं है। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये जो लेक्चर है ये आने वाले बोर्ड एग्जाम्स, जो अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जाम्स आने हैं, उससे रिलेटेड है सभी के लिए। इस लेक्चर में मैं आज दो चीजें सिखाऊंगा आपको। पहला, एग्जाम के प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कैसे लिखें कि हमको फुल मार्क्स मिले, और क्या पढ़ें कि हमको कम समय में बिना किसी स्ट्रेस के फुल मार्क्स मिले। बच्चों, मैंने आपसे अभी कहा कि मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा। पहला, प्रेजेंटेशन कैसे दे एग्जाम में, प्रेजेंटेशन। दूसरा, मैंने आपसे कहा एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे मिनिमाइज करें, और तीसरा, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें कि हमारे नंबर पूरे आ जाएं, आधे नंबर भी कट ना हो। तो सबसे पहली चीज ऑडियंस, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 2 लाइन आप गांठ बांध के सभी लोग रख लीजिए। मैं अपने सभी प्यारे बच्चों से भी बोल रहा हूं, सभी सुनने और देखने वालों से भी कह रहा हूं, ये 2 लाइन अगर आप इसका खुद अनुसरण या इसको फॉलो करेंगे और लोगों को बताएंगे तो यकीन मानिए आपका तो भला होगा ही, आप जिनको बताएंगे उनका भी भला होगा और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और वो 2 लाइन क्या है? साफ लिखो, सही लिखो, जो कहा गया वही लिखो। मेरे कहने का मतलब है बच्चों, मेरी कहने का मतलब है ऑडियंस, कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो अक्सर हम बहुत कुछ लिख कर आते हैं, या यूं बोले सब कुछ लिख कर आते हैं, और फिर भी फुल मार्क्स कुछ के ही आते हैं। उसकी वजह होती है, उसकी वजह यह होती है हम लिख के तो आते हैं सब कुछ, पर साफ लिख के नहीं आते हैं। दूसरी बात, हम लिख के तो बहुत कुछ आते हैं पर सही लिख के नहीं आते हैं। और तीसरी बात, हम लिख के तो सब कुछ आते हैं या बहुत कुछ आते हैं, पर जो कहा गया वही लिख के नहीं आते हैं। कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन का हम आंसर तो सही लिखते हैं बट उनको समझने का सेंस उल्टा पड़ जाता है। तो कई लोग कहते हैं कि जब लिखा तो सही था। देखिए, साइंस में जितना जरूरी ये होता है कि आप क्या लिख के आए, उससे बहुत जरूरी ये होता है कि क्या आपने क्वेश्चन को सही से समझा है। अप्रोच मायने रखते हैं। यहां पर आइडियाज तो बहुत हैं, पर क्या आप उन आइडियाज को सही अप्रोच के साथ यूज कर रहे हैं? तो मैं आपसे चीज बोलूंगा कि आप जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जो एग्जाम में लिख रहे हैं, जो कुछ भी आप एग्जाम में लिख रहे हैं, उसमें इन 2 लाइनों का अनुसरण जरूर करिए। एग्जाम से पहले जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की, उसमें इन 2 लाइन का अनुसरण मतलब फॉलो करिए। और वो 2 लाइनें सिर्फ इतनी है, साफ लिखो, सही लिखो, जो कहा गया वही लिखो। अगर आप इन 2 लाइन का सही मायने में अनुसरण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको प्रेजेंटेशन पर जो मिलते होंगे वो तो मिलेंगे, साथ में कुछ और बढ़ाकर ही मिलेगा। ये सिर्फ मैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए टिप्स नहीं दे रहा हूं, ये टिप्स हर उस एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे वो किसी का भी हो। आप यूपीएससी में भी जाते हैं, वहां भी रिटन में एग्जाम्स होते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, हर एग्जाम के लिए जो लोग भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये 2 लाइनें सभी के लिए हैं। अगर आप इन 2 लाइनों को अच्छे से कंठस्थ करके इनका अनुसरण करेंगे तो यकीन मानिए आपकी काया पलट ही हो जाएगी और आपको
जो स्कोरिंग होगी उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए दो चीजों पर आपको बेटा काम करना होगा। पहला, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी करें, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, आपके पास एक राइटिंग स्किल होनी चाहिए। और तीसरी बात, आपके पास प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीजों को बचे हुए 10 दिन में हम कैसे पूरा करें? तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। इस समय इतना समय नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ सकें। इस समय आपको चाहिए एक फिल्टर्ड एंड क्रीमी मटेरियल, जिसको पढ़ने के बाद आपके फुल मार्क्स आए। लोग कहते हैं मार्क्स से क्या होता है? देखिए, होता है, होता ना होता तो ये परसेंटाइल का चक्कर क्यों पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। तो मैं आपसे बोलूंगा, इस समय आपको क्रीमी मटेरियल चाहिए, इस समय आपको सिलेक्टेड मैटर चाहिए, इस समय आपको एक अच्छा मोटिवेटर चाहिए, इस समय कोई आपको एक ऐसा चाहिए जो हर समय आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए खड़ा हो, जो आपके सजेशंस को सुने और उसमें अगर करेक्शन की गुंजाइश है करे, और अगर सही है तो आपको अप्रिशिएट भी करे। आज जो लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं, इस लेक्चर का थीम है 25 मार्क्स एट द रेट ऑफ 25 क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं 10th के हमारे प्यारे बच्चे कि केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 25 नंबर का होता है। पर इस 25 नंबर के लिए आपको इसमें 4 चैप्टर पढ़ने, उस 4 चैप्टर में कंटेंट बहुत है। दूसरी बात, केवल केमिस्ट्री तो बेटा पढ़नी नहीं है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स है, एसएसटी है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर इंग्लिश है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, हिंदी है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, प्लस अदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी हैं। अब इतने कम समय में इन सारी चीजों को कैसे पढ़ें हम? तो इसीलिए मैंने अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए, सभी अपने ऑडियंस के लिए एक अच्छा और कॉम्पैक्ट लेक्चर लेके आज मैं आया हूं। और वो लेक्चर बेटा सिर्फ ये है, ये मेरी गारंटी है आपको, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस 25 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई 24.5 मार्क्स नहीं देगा, आपको मार्क्स 25 में 25 ही मिलेंगे बच्चों। बस सिर्फ एक चीज गार्ड बांध के रखनी है, क्या? कि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले सर के ये 25 क्वेश्चन जरूर करेंगे। जब मुझे ये भरोसा हो जाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में मुझसे कोई 0.5 मार्क्स की भी मिस्टेक्स नहीं निकाल पाएगा, तो ही हम बाकी मैटर पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी चीज को कम भी नहीं कह रहा हूं, पर मैं आपसे चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी चीज पढ़ें या आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, तो मैं फिर भी आपसे बोलूंगा कोई बात नहीं, अभी इतना समय तो है कि इन 25 क्वेश्चन के बाद भी एनसीईआरटी और अदर मैटर पढ़ा जा सकता है। बट मेरा मानना बेटे बच्चों ये है कि अगर 25 क्वेश्चन मात्र पढ़ने से अगर 25 नंबर आ जाए तो फिर आप बताइए हम बाकी अभी क्यों पढ़ें? अभी इतना समय हमारे पास नहीं है कि, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ेंगे बेटा तो हो सकता है केमिस्ट्री तो अच्छी हो जाए पर कोई ना कोई सब्जेक्ट आपसे छूटेगा और स्ट्रेस में भी आप आएंगे। बट अगर आज आपने इन 25 क्वेश्चन का अच्छे से अनुसरण कर लिया तो यकीन मानिए मात्र 2 घंटे में आपके 25 में 25 मार्क्स आएंगे, मात्र 2 घंटे में। मेरी बात को सभी लोग गांठ बांध के रख लीजिए। आज के 2 घंटे और केमिस्ट्री में फुल 25 में 25। तो जिनको भी ये 25 में 25 मार्क्स चाहिए वो इस लेक्चर को खूब देखें, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अगर आपको जरूरत पड़ती है। ये लेक्चर आज आपको 25 में 25 नंबर देने जा रहा है केमिस्ट्री आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। और इसी सीरीज में
हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबको दिख रहा होगा यहां पर, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन को आपने पहले देखा नहीं होगा, किया नहीं होगा, कई बार किया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, बट क्या करें, पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, उसमें से कुछ तो मैटर निकालना पड़ेगा। तो हमने आपके इन 4 चैप्टर में से कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस निकाले। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कहा गया है व्हाट व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, सो व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, नेम द कंपाउंड ऑफ द प्रेसिपिटेट। पहला पार्ट है ये। सेकेंड है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और तीसरा है इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे करेंगे, आइए बच्चों समझते हैं इसको। यहां सबसे पहली चीज आपसे क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट की बेटा बात करते हैं, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये है बच्चों। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि ये सॉल्यूशंस में है। मोस्टली जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस होते हैं वो पानी में बनाए जाते हैं, और अगर ये सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है ये आयंस सेपरेट होंगे, और अगर ये आयन सेपरेट होंगे तो ये इजीली बेटा एक्सचेंज होंगे, और अगर ये एक्सचेंज होंगे तो हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, जो कि येलो पीपीटी होता है, जो कि बच्चों येलो पीपीटी होता है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें, जो कि हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है बच्चों एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। जैसा कि आपसे पार्ट 1 पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ पीपीटी, तो मेरे प्यारे बच्चों कलर ऑफ पीपीटी इज येलो एंड नेम द कंपाउंड ऑफ द पीपीटी, तो आंसर विल बी लेड आयोडाइड। दूसरी बात राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो बेटा हमने लिख रखा है। और तीसरा पॉइंट इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड व्हाई इज इट सो, तो इसके भी 2 रीजन है बच्चों। पहला म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। डबल डिस्प्लेसमेंट की 3 प्रॉपर्टी बच्चों होती है, दोनों कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, दोनों में आयन म्यूचुअली एक्सचेंज होने चाहिए, एंड एटलीस्ट एक पीपीटी जरूर बननी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इट मीन कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आपको मेरी कही गई बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं इसी के बी पार्ट पर। बी पार्ट है अ सिल्वर स्पून इज केप्ट इमर्स in aqueous solution of copper sulfate, what change will take place। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं सिल्वर स्पून, तो सिल्वर का सिंबल बेटा एजी होता है, स्पून क्योंकि सॉलिड होता है तो सिंबल एस हो गया। इसको डिप किया गया बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस में। जब हम सिल्वर स्पून को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, एवरीबडी नोज, ऐसा मेरा मानना है, एवरीबडी नोज कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। तो जब आप सिल्वर को कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है कि यहां पे रिएक्शन होती ही नहीं है, यहां रिएक्शन नहीं होती है। और रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि मुझे मालूम है और ये आपको भी मालूम है सिल्वर आयन रिएक्टिविटी सीरीज में बिलो कॉपर होते हैं। इसका मतलब सिल्वर की रिएक्टिविटी तो बेटा कॉपर से कम हुई। अब आप खुद सोचिए अगर सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से कम है तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, तो आंसर है नहीं। अब नहीं कर पाएगा बेटा अगर, तो क्या कलर चेंज होगा, तो आंसर है नहीं। तो क्या पूछा गया है व्हाट चेंज विल टेक प्लेस, तो आप क्या लिखोगे नो चेंज अकर्स, कोई भी चेंज नहीं होगा।
क्योंकि सिल्वर कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगी ही नहीं बच्चों इसमें। यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर में देखा होगा, उसमें मिला होगा, एनसीईआरटी देखी होगी, उसमें मिला होगा, स्कूल में टीचर्स ने कई बार बताया होगा, पर कोचिंग ज्वाइन की होगी वहां पढ़ा होगा, एग्जाम में दिया होगा उसमें पढ़ा होगा, यूनिट टेस्ट में आया होगा वहां आपने देखा होगा, कई जगह इस क्वेश्चन को देखा होगा। फिर भी यकीन मानो बच्चों, हम इन तरह के क्वेश्चन पर अटेंशन पे नहीं करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इन जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको भूलने और छोड़ने की गलती मत करिएगा, अदरवाइज फिर मेरी कही गई बात को आप गलत साबित कर देंगे। क्योंकि मैं आज इस कमिटमेंट के साथ आया हूं कि इन 2 घंटे में मैं आपको 25 में 25 मार्क्स दिलाऊंगा। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस इज रिड्यूस। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ बच्चों? कैसे करेंगे देखिए आप, ये क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप गौर से देखिए, सभी लोग जो कि आप लोग देख रहे होंगे, सबको दिख रहा होगा इसमें। यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां बच्चों हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सबको दिख रहा होगा, ये गेन ऑफ ऑक्सीजन है, वो लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। और आप सभी लोग जानते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बेटा कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, और इसको बेटा हम कहते हैं रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। बात गौर समझिएगा, यहां पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जबकि जिसका रिडक्शन होता है उसे रिड्यूस सब्सटेंस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमेशा बेटा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि रिड्यूस सब्सटेंस हमेशा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है, इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा ये है, आई मीन H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा पूछा गया कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तो रिड्यूसिंग एजेंट बेटा हमारा PbS है। यही इसका आंसर है। आई होप सबको चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द डबल अमाउंट ऑफ गैस collected in one of the test tube in electrolysis of water than the amount collected in other? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टेटमेंट समझिए पहले बेटा। कभी भी क्वेश्चन को पढ़कर आंसर लिखने की जल्दीबाजी मत करिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए, उसके बाद लिखिए। बहुत नाप तोल के लिखिए, कम लिखिए ना ज्यादा लिखिए, सॉरी ना कम लिखिए ना ज्यादा लिखिए, जो लिखिए सही लिखिए और कंप्लीट लिखिए। क्या लिखा है? व्हाई इज द डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? तो देखो बेटा होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है, यहां पर यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है बच्चों, 2 गैस बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये 2:1 में क्यों बन रही है? तो बेटा ये है, ये 2:1 में बनने का रीजन कुछ और नहीं है, वाटर है। अगर आप देखिए यहां पर इस वाटर को देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है। क्योंकि इनका वॉल्यूम रेशियो 2:1 है, इसीलिए जो भी बेटा गैस यहाँ इवॉल्व हो रही है वो भी 2:1 में ही होगी, वो 1:2 में या 2:2 में नहीं होगी। दूसरी बात, इसी में बी पार्ट है बेटा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड? अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कलर क्यों चेंज होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर,
ये हमारे पास क्या है यहां पर, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बेटा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, सबको दिख रहा मेरा है। अब इसमें हमने किया क्या बेटा, यहां पर इसमें हमने एक आयरन नील डाल दी, यह आयरन नील है, यह आयरन नील, हमने आयरन नील इसमें डिप करी। क्वेश्चन ये है, इसको कहते हैं आयरन नील, Fe नील, Fe मत बोले तो आयरन। क्वेश्चन ये है कि जब हम Fe नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो कलर चेंज क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में अबव टू कॉपर है, आप सभी जानते हैं कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में अबव कॉपर है, इसका मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी और इसीलिए यह आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाता है बच्चों, यह बनाता है FeSO4 प्लस Cu जो कि बेटा एक डर्टी ग्रीन सॉल्यूशन होता है। अब मैंने पूछा है व्हाई डज द कलर चेंज, आपसे भी पूछा था व्हाट डज द कलर चेंज, तो अगर व्हाट पूछा गया तो आप लिखोगे फ्रॉम ब्लू टू डर्टी ग्रीन, बट अगर बेटा आपसे पूछा गया कलर क्यों चेंज हुआ तो आप लिखेंगे बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड व्हाई बिकॉज द पोजीशन ऑफ आयरन लाइज above copper in the reactivity series. It is the actual answer. आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। यह भी एक रेडॉक्स का ही क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 से पूछा गया है। कहा गया है ये रिएक्शन है हमारे पास, लेड मोनोऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया गया है, हमारे पास लेड एज ए रेसिड्यू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब अगर आप इसमें गौर से देखिए, जो कि आप देख रहे होंगे मुझे मालूम है इस समय सभी लोग, लेड मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बिकॉज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन का बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैंने आपसे कहा था जिसका रिडक्शन होता है उसे रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं बच्चों, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूस सब्सटेंस क्या बनाते हैं, रिड्यूस प्रोडक्ट, एंड ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस बनाते हैं बच्चों ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये है यहां पर। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आई थिंक आपको यहां से सारे आंसर मिल जाएंगे। कैसे, पहला ऑप्शन क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो देखो यहां पर, यह है यहां पर रिड्यूस प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और चौथा क्या है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब क्वेश्चन है कि इसमें सही आंसर क्या होगा, तो देखो यहां पर इसमें रिड्यूस्ड कौन हुआ है, क्वेश्चन है बेटा ये कि यहां चारों सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। जब तक बेटा लेड ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगा तब तक लेड फॉर्म होना ही नहीं, रिडक्शन के बाद लेड ऑक्साइड का तो रिडक्शन तो हो ही रहा है, तभी तो लेड बनना है। और दूसरा बेटा क्या है, जब तक कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होगी CO2 ऐसे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट फॉर्म होना ही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 एंड नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो कि हमारी बॉडी में इस समय हो रही है, जिसकी वजह से मैं इसमें आपके सामने कैमरे के सामने खड़े होकर बोल पा रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। तो रेस्पिरेशन बेटा एक्सोथर्मिक सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो भी हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं उसका क्या होता है, डिकम्पोज, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है,
और यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि एट द प्रोसेस इज, एज आपको लिखना होगा, बिकॉज एज द प्रोसेस इज फिनिश्ड a lot of heat energy is released in the form of ATP molecule. That is why the respiration is exothermic in reaction, exothermic in nature. ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Tooth enamel is one of the hardest substance in our body. How does it get damaged due to eating chocolates and sweets? ये डैमेज कैसे होते हैं? होता क्या बेटा, यहां पर पहले टूथ इनेमल होते क्या हैं, तो ये बेटा कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। जैसे ही आप चॉकलेट, स्वीट्स या कोई भी मीठी चीज खाते हैं तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, यहां पर उनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है। हमारी टंग पर जो सलाइवा होती है उसमें कुछ बायो एंजाइम्स होते हैं और ये उसको डिकम्पोज करके करते क्या है बेटा, उसकी पीएच को मिनिमाइज कर देते हैं और ये पीएच बेटा रिड्यूस होकर आ जाती है लगभग 5.5 के आसपास। और ये जो पीएच होती है 5.5, ये इंडिकेट करती है कि अब जो लिक्विड है वो एसिड हो चुका है और इसी वजह से वो इस एनिमल, जो टूथ एनिमल है, इसको बेटा डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर तो रीजन क्या है, पहले आपको ये बताना होगा कि टूथ एनिमल क्या होता है। तो आपको लिखना होगा टूथ एनिमल इज कैल्शियम फॉस्फेट एंड वी ईट चॉकलेट, स्वीट्स या सम अदर शुगर कंटेनिंग सब्सटेंस। तो होता क्या बेटा इसमें, यहां पर जो सलाइवा होती है उसकी पीएच रिड्यूस होकर 5.5 तक आ जाती, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है और ये एसिडिक मीडियम इस टूथ एनिमल को डिस्ट्रॉय करती है। यही इसका बेटा एक्चुअल आंसर है। इसके अलावा आपको अपनी स्टेटमेंट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट, हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। अक्सर आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाने पीने के बाद ब्रश करो, ठीक है, सभी लोग कहते हैं माउथ फ्रेशनर लीजिए, कुछ करिए। वो क्यों कहते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी आपकी टंग पर है वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएगा, जो पीएच रिड्यूस होने के जो चांस हैं वो बेटा कम हो जाएंगे और जब पीएच रिड्यूस होने के चांस कम हो जाएंगे तो ये जो टूथ एनिमल है वो कभी डैमेज नहीं होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा और ये काफी आपके लिए फ्रूटफुल भी है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड, फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज इन पेपर फैक्ट्रीज। क्यों यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं, आइए। तो सबसे पहले पहला पार्ट, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बेटा होता है CaOCl2। कैल्शियम इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ये येलोइश व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल देता है, जो कि क्लोरीन की होती है, वो भी तब देगा जब आप इसको एयर में एक्सपोज करेंगे। तो ये इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी कि ये भी आपके पास स्टोर हो जाए। क्या मैंने बोला, इसका फॉर्मूला ये है, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है जो कि पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल देता है बच्चों। आगे देखिए इसके बारे में दूसरा पार्ट, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड। ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे हैं, इसके लिए बेटा हम ड्राई सिल्क लाइम लेते हैं और इस पर ड्राई क्लोरीन गैस पास करते हैं, यहां से वाटर एलिमिनेट होता है और हमारे पास बनता है बेटा ये येलोइश व्हाइट पाउडर, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जिस इंडस्ट्रियल प्लांट में ये रिएक्शन होती है उस इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लांट का नेम होता है हेसन क्लेवर प्लांट। ये एक स्टील प्लांट होता है जिसमें ये इंटायर रिएक्शन प्रोसेस की जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जिस कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लांट में ये रिएक्शन कराई जाती है उसका नाम है हेसन क्लेवर प्लांट और ये कंप्लीट स्टील प्लांट होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं स्टील इजिली करोड नहीं होती है,
इसीलिए स्टील प्लांट होता है पूरी तरीके से बेटा यहाँ पर इसमें, और उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर बेटा प्रिपेयर किया जाता है। अब क्वेश्चन का पेपर फैक्ट्रीज में यूज क्या होता है, ऐसे ब्लीचिंग के लिए बेटा यूज करते हैं, इसको ऐसे ब्लीचिंग एजेंट की तरह बेटा यूज किया जाता है पेपर फैक्ट्रीज में, और कोई दूसरा इसका यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Why is plaster of Paris written CaSO4.12H2O? भाई मॉलिक्यूल आधा पौने सवा तो बेटा हो सकता नहीं है, जबकि यहां तो आधा लिख दिया गया है, तो देखा जाए तो टेक्निकली तो गलत है। दूसरी बात, हाउ इज इट पॉसिबल टू हैव हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद कैल्शियम सल्फेट? ये कैसे मुमकिन है? भाई हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, क्लास 8th में लगा कि एटम और मॉलिक्यूल अनकट होते हैं। आगे देखिए यहां पर वाइज प्लास्टर पेरिस, देखो बेटा यहां पर CaSO4.12H2O, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसकी मीनिंग सिर्फ इतनी है, जिसमें वाटर करता है इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अटैच करता है। ये इसका आंसर है, वाई इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज दिस। ठीक है। दूसरी बात, वाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रोल क्या होता है? अब क्वेश्चन बेटा ये कि एंटा एसिड होता क्या, ये भी मालूम होना चाहिए। एंटा एसिड की बात करते हैं। एंटा एसिड, ठीक है, जिस एंटा एसिड की बात की जा रही है यहां पर, एंटा एसिड में 2 चीजें बेटा होती, सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता है, साथ में होता है टारटारिक एसिड भी मिलाया जाता है और सिट्रिक एसिड भी मिलाते हैं। सिट्रिक एसिड, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट में टारटारिक एसिड मिलाते हैं तो इसको बेटा हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, और जब बेटा इसको हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं हेल्थ सॉल्ट। हेल्थ सॉल्ट ये होता है। अब क्वेश्चन है कि इसका यूज क्या होता है। एक्चुअल में जो बाइकार्बोनेट होता है बेटा, ये रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 रिलीज करती है। ये क्या करती है, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाती बेटा। फ्लफी, जो इसमें जो एंटा एसिड में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका यूज क्या होता है, ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाती है। जैसे आप केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ठीक है, दही बड़े का जो बड़ा होता है वो खाते हैं। इसमें यहाँ पर जितने भी बेकरी फूड आइटम्स होते हैं बच्चों, ऑलमोस्ट सभी में इसका यूज होता है, क्योंकि अगर वो इसको नहीं मिलाएंगे तो आपके दांत टूट सकते हैं पर वो टूटेगा नहीं, क्योंकि जनरली वो सूखने के बाद हार्ड हो जाता चीजें बेटा इसमें यहाँ पर। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाई गई है इसमें यहाँ पर, उसको ऐड करने का जो बेसिक रीजन बच्चों ये है कि वो CO2 रिलीज करेगी, और वो गैस जो होती है वो करती क्या है, वो हार्ड ऑब्जेक्ट को सॉफ्ट या फ्लफी बनाती। दूसरी बात, ये बेटा बेस भी है, और आप भी जानते हैं बेस बिटर इन टेस्ट होता है। तो एंटा एसिड में अकेले ये नहीं होती है, इसके साथ में या तो सिट्रिक होगा या टारटारिक होगा। इसका काम क्या होता है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करने का काम ये एसिड करते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं मिलाया तो जो भी ऑब्जेक्ट हुआ सॉफ्ट या फ्लफी वो बिटर इन टेस्ट होगा। अब आप खुद सोचो, एक बार इमेजिन करिए कि आप अपने बर्थडे का केक ऑर्डर करते हैं और जो बेकरी वाले हैं उन्होंने बेकिंग सोडा मिला दिया बेकिंग पाउडर की जगह, तो केक तो मीठे की जगह बेटा क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा ना। तो आप कैसा फील करेंगे? तो यही बेटा इसका आंसर है यहाँ पर, कि यही इसका आंसर है कि अकेले बेकिंग सोडा यूज होता है, ये तो सही है, पर अकेले नहीं, उसके साथ में ये भी यूज। और क्यों यूज होता है बेटा, उसका रीजन भी मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, यही इसका जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डू HCl, HNO3 etc. शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? देखिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए फ्री हाइड्रोनियम आयन होने चाहिए, चाहे थोड़े हो, थोड़ा ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो। अगर हम बात करते हैं बेटा इनकी, तो इनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयन होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। यही लाइन लिखनी होगी बेटा यहां पर, यही लाइन सेम टू सेम। क्या लिखोगे? HCl and HNO3 ionizes free hydronium ion in aqueous solutions, but alcohol and glucose do not replace free हाइड्रोनियम आयंस। ये फ्री हाइड्रोनियम आयन रिप्लेस नहीं करते हैं, इसीलिए वो एसिड होती नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर? भाई दोनों ही ड्राई हैं, तो आयन कैसे बनेंगे? कोई भी गैस एसिडिक इन नेचर है, पर एसिडिक इन नेचर और एसिड होने में फर्क होता है। मैं पढ़ा सकता हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, दोनों में बेटा फर्क होता है। जरूरी नहीं कि जो काम मैं कर सकता हूं वो मैं कर भी पाऊंगा, जरूरी बिल्कुल नहीं है, या उतने परफेक्शन के साथ कर पाऊंगा ये भी बेटा जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज लैक ऑफ फ्री हाइड्रोनियम आयंस। ना HCl में पानी है, ना लिटमस पेपर वेट है, तो बेटे पानी है ही नहीं, तो HCl गैस आयन ब्रेक कैसे होगी? हाँ, ये बात सही है कि वो उसका नेचर है, बट नेचर को जमीन पर उतर के आना भी तो चाहिए बेटा, यहाँ पर लैब में तो दिखना भी तो चाहिए। जैसे मैं आपको किसी बच्चे को कहूंगी ही इज वेरी गुड गाय, ही इज वेरी गुड बॉय, शी इज वेरी गुड गर्ल, अगर मैं ये बोलता हूं तो कहने में और उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड में दिखना भी तो चाहिए बेटा। यहाँ पर मेरे कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाएगा और मेरे कहने से कोई बेकार नहीं हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज यहां भी है। ड्राई HCl की मैंने बात की है, तो ये ना तो ड्राई HCl में पानी है और ना लिटमस पेपर बेटा वेट है, तो जब पानी है नहीं तो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे नहीं, तो कलर चेंज होगा नहीं। आई होप सबको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, you have two solutions A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more concentration of hydrogen ion and which of this is acidic and which one is basic? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर बस एग्जाम में हो सकता हो कि AB का PQ हो सकता है, MN हो सकता है, XY हो सकता है, एक Z भी बढ़ा दें, न्यूट्रल वाला भी, बट क्वेश्चन बेटा यही है, ऐसा ही है, कंसेप्ट यही है और आइडिया भी वही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है समझो। यहां पर A के लिए pH दिया गया है 6 और B के लिए pH दी गई है 8। आप सभी को चीज पता होगी, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस। ये बड़ा रिलेशन है। अब अगर आप देखिए तो A की pH B की pH से कम है, तो यहां हाइड्रोनियम ज्यादा होंगे और यहां हाइड्रोनियम कम होंगे। यहां हाइड्रोनियम ज्यादा है, वहां हाइड्रोनियम कम है। समझ में आ गया होगा सबको? वहां हाइड्रोनियम ज्यादा है और यहां हाइड्रोनियम कम है बच्चों। ये अब अगर यहां हाइड्रोनियम ज्यादा है तो ये बेटा ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब सॉल्यूशन ए क्या है? मोर एसिडिक है, और जो सॉल्यूशन बी है ये बेटा क्या है? लेस एसिडिक है या बेसिक है? लेस एसिडिक या बेसिक है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन, तो मोर हाइड्रोजन बेटा ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। और कौन एसिडिक कौन बेसिक है? तो ए बेटा एसिडिक और बी बेसिक है, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized with 8 ml of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, then amount of HCl कितना रिक्वायर्ड होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। पहले हम आते हैं पार्ट 1 के बारे में। हमेशा यार एक चीज आपको और बेटा बताता हूं, जब हम कहते हैं एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन दो तरीके का होगा, पहला कंप्लीट और दूसरा पार्शियल। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तभी होता है अगर मोल ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल बराबर है, बट अगर बराबर नहीं तो बेटा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होता है। और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन में जो प्रोडक्ट बनता है या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये हमेशा सभी लोग याद रखिएगा। तो पार्ट 1 में कहा गया है 10 ml NaOH neutralized with 8 ml of acid। तो 1 ml के लिए बेटा क्या होगा, ये होगा 8/10 ml, और 20 ml के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये 20 ml, ये हो जाएगा 8/10 इंटू 20 ml HCl। इसको कैरी काउंट करेंगे 16 ml आएगा। तो आंसर बेटा ये ऑप्शन डी होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो सिंपल बेटा अर्थमेटिक है, 2 गुणे 2 4 होता है ना, वही पूछा गया आपसे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बेटा पूछे जा सकते हैं तैयारी कर ली। इसीलिए मैंने कहा ये जो लेक्चर आज आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं, यकीन मानिए ये 2 घंटे आपको वास्तव में कंप्लीट 25 मार्क्स देने वाले हैं, 24.5 भी नहीं आएंगे। अगले पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। A milkman adds very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? क्वेश्चन ये है कि उसने pH को slightly alkaline क्यों किया है। उसका बेटा रीजन ये होता है आप भी जानते हैं इन हॉट समर डेज जो टेम्परेचर होता है दिन का काफी ज्यादा होता है, उससे जो मिल्क में जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो पीएच के मिनिमाइज होने के चांस कम होंगे, दूध फट सकता है, दूध दही कर्ड में कन्वर्ट ना हो या वो चीज में कन्वर्ट ना हो। इसके लिए जरूरी क्या है, उसकी पीएच को मेंटेन किया जाए। तो इसका आंसर क्या है, टू मेंटेन द पीएच ऑफ मिल्क और टू अवॉइड द लोअरिंग द पीएच ऑफ मिल्क, the milkman add baking soda in the milk in hot summer days। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। फिर से बोल रहा हूं बेटा, यहां पर milkman add very little amount of baking soda, sodium hydrogen carbonate, either to lowering the pH of solution or to maintain the minimum pH of milk solution, otherwise milk will be converted into cheese। मतलब हिंदी बोले तो दूध फट जाएगा। यही बेटा इसका आंसर है। इसी का बी पार्ट, why does this milk take a long time to set as curd? इसका आंसर मैंने अभी आपको किया, क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने के बाद उसकी पीएच बड़े इंक्रीज हो जाती है। तो जब तक बेटा पीएच वापस से एक्चुअल पोजीशन पर, एक्चुअल स्टेट पे नहीं आएगी तो बेटा दूध तो दही में जमेगा नहीं। ठीक है, तो आपको रीजन क्या लिखना है, आफ्टर एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा द पीएच ऑफ मिल्क सॉल्यूशन इज स्लाइटली इंक्रीज, दैट इज व्हाई मिल्क टेक्स मोर टाइम टू कन्वर्ट इनटू कर्ड इन हॉट समर। ये परमानेंट नहीं होता बेटा, ये भी बता दूं आपको, इट ऑलवेज इन हॉट समर डेज इन द मंथ ऑफ स्पेशली मई, जून एंड जुलाई, नॉट बिफोर एंड नॉट आफ्टर। क्योंकि इन 3 महीनों में गर्मी बेटा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी केस में होता क्या है, टेम्परेचर काफी होता है, तो दूध फटे ना दूध चीज में कन्वर्ट ना हो, इसलिए चीजें ऐड की जाती हैं। अदरवाइज तो ऐड करने का कोई और रीजन नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 5 सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, A, B, C, D, E। When tested with universal indicator, इनकी pH दी गई बेटा 4, फिर 1,
फिर 11, फिर 7, फिर 9। अब आपको इन डेटा से बताना है कौन न्यूट्रल है। तो ऑब्वियस ही बात है pH 7 क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये मत सोचिएगा कि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल नहीं है। न्यूट्रल का बेटा मतलब ये होता है कि उसमें हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल बराबर है। नेक्स्ट अगले पर आते हैं बेटा, इसमें यहां पर स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन बेटा कौन होगा इसमें यहां पर, 9। pH जितनी स्लाइटली अल्कलाइन, pH 7 से ज्यादा हो पर 7 के क्लोज हो, सोल्यूशन उतना ही कम बेसिक होगा। pH 7 से ज्यादा हो और उससे दूर हो, सोल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर गलत बोल दिया पहले सॉरी इसके लिए। pH 7 से ज्यादा हो पर 7 के नियर हो या नियरेस्ट हो, तो सोल्यूशन एल्कलाइन होगा बच्चों, एसिड नहीं होगा। बट अगर pH 7 से ज्यादा है और बहुत दूर है तो सोल्यूशन क्या होगा, मोर अल्कलाइन एंड बेसिक होगा। तो अगर मैं इसमें देखूं यहां पर, तो न्यूट्रल में बेटा डी होगा ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन की बात करते हैं यहां पर, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बेटा ये हो गया बी, इसका आंसर होगा सी। और स्ट्रांगली एसिडिक कौन होगा, pH जितनी कम होगी, बी। वीक एसिड क्या होगा, pH 7 के जितने करीब हो पर कम हो, मतलब ए। वीक एल्कलाइन बेटा कौन सा है, 9। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। pH 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से कम में भी दो चीज है, अगर वो 7 से कम है पर 7 के करीब है तो वीक एसिड, अगर 7 से कम है पर 7 से बहुत नीचे है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे बेस की केस में होता है बेटा, 7 से ज्यादा तो बेसिक, बट दो चीजें हैं, अगर 7 से ज्यादा पर 7 के करीब है, जैसे 8 है 9 है तो वीक बेस, बट 7 से ज्यादा और 7 से बहुत दूर है, जैसे 11 12 13 14, तो वह स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा बच्चों। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अभी मैंने बताया था pH और हाइड्रोनियम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो pH जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन उतने कम होंगे। तो सबसे ज्यादा pH बेटा किसकी है, C की है, तो C में हाइड्रोनियम सबसे कम होगा, फिर E में थोड़ा ज्यादा होगा, फिर D में और ज्यादा होगा, फिर 4 में और ज्यादा होगा, फिर 4 मतलब A में और ज्यादा होगा, और B में सबसे बेटा ज्यादा होगा। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन करना है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेटल फॉर द स्टेटमेंट गिवन। A metal that gets covered with a protective layer of its oxide, so answer will be aluminium. Oxide कॉपर भी बनाता है, पर बेटा एल्यूमिनियम की तरह उसमें स्टेबिलिटी और एफिनिटी ऑक्साइड बनाने की नहीं होती है। तो जब मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज एल्यूमिनियम, नॉट एल्स। सेकेंड, अ मेटल विच बर्न इन एयर विद गोल्डन फ्लेम। गोल्डन बेटा येलो फ्लेम सोडियम की होती है, पोटेशियम की बेटा फ्लेम होती है यहां पर लाइलैक होती है, ठीक है, और जिंक बेटा फ्लेम नहीं होती कोई भी, वो बर्न होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सोडियम। अ मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एज वेल एज स्टीम बट नॉट विद कोल्ड वाटर। बॉइल वाटर से भी करता है, स्टीम से भी करता है, आंसर विल बी मैग्नीशियम। आयरन बेटा हमेशा स्टीम से रिएक्ट करती है, और पोटेशियम हमेशा बेटा कोल्ड वाटर में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, पर मैग्नीशियम दोनों से रिएक्ट करता है बेटा, बॉइल वाटर से भी करेगा, स्टीम से भी करेगा। नेक्स्ट, अ मेटल दैट डज नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर, आंसर विल बी मैग्नीशियम। सोडियम और पोटेशियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा, सोडियम और पोटेशियम, सो आंसर आपका है मैग्नीशियम। जब आप इसको एयर में हीट करेंगे तब जाकर बेटा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऐसे बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये नहीं बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपको दी गई टेबल सबको दिख रही होगी। सैंपल ऑफ 4 मेटल्स दिए गए हैं, ये 4 मेटल हैं A B C D, और ये 4 सॉल्ट सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। सब में रिएक्शन दी गई, इसका रिस्पॉन्स दिया गया है। अब पहले बेटा ये पता करो कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है।
कैसे करें क्वेश्चन? तो देखो यहां इन्होंने कहा है ए आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ए क्या है, बिलो आयरन है, पर ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ए कॉपर के ऊपर है। एक चीज तो क्लियर हो गई, ए आयरन के नीचे है बेटा, एक चीज तो क्लियर है, यहां पर ए आयरन के नीचे है बट कॉपर के ऊपर है। ये इसका पहला ऑप्शन हो गया। अब देखिए यहां पर बी की बात करते हैं। बी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब बी क्या है, आयरन के नीचे है, पर यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, यहां भी इसमें नहीं कराया गया, इसमें नो रिएक्शन है। मतलब बी के बारे में दो चीजें हैं बेटा यहां पर। बी जो है जिंक के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा पर आयरन से कर रहा है, इसका मतलब बी कहां है, बी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है पर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मतलब बी बेटा यहां हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सी के बारे में। सी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, मतलब सी आयरन के ऊपर है। सी बेटा जो है सी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, मतलब सी क्या है, आयरन की क्या हो गया, यहां पर नीचे हो गया, ठीक है। सी आयरन के नीचे है और सी कॉपर के भी क्या है बेटा, नीचे है। सी जिंक के भी नीचे है पर सी क्या है, सिल्वर के ऊपर है। बात समझिए यहां पर, सी जो है आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मतलब नो रिएक्शन, मतलब सी क्या है, आयरन के नीचे है। सी कॉपर के भी नीचे है कि कॉपर से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। सी जिंक से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब जिंक के भी नीचे है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, पर सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब सी बेटा जो है वो सिल्वर के तो ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि सी सिल्वर के ऊपर है। समझ में आ रहा होगा सबको यहां पर कि सी सिल्वर के तो ऊपर, पर बाकी तीन जिंक, आयरन, कॉपर के नीचे होगा। और आखिरी में आते हैं डी के बारे में। डी चारों से ही नहीं रिएक्ट कर रहा है, मतलब डी क्या है बेटा, यहां पर सबसे नीचे है। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है यहां पर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। आप इस ऑर्डर को देखिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप देखिए इन चारों में बी से ज्यादा रिएक्टिव कोई नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहां पर बी। ये जो बी आपको दिख रहा है, इन चारों मेटल में बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। बी, या आंसर ए है बेटा, बी इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि बी आयरन को भी हटा रहा है पर जिंक को नहीं हटा रहा। बी केवल जिंक से कम रिएक्टिव है, बाकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम बी को कॉपर सल्फेट में ऐड करें तो क्या होगा देखो यहां पर बी कॉपर से ऊपर है, इसका मतलब बी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा। और अगर बेटा बी कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा तो कलर चेंज होगा। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, इसका आंसर तो हो गया बेटा यहां पर बी, और बी इसका आंसर क्या होगा बी वाले का, कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑल्टर्ड। आप लिखिएगा यहां पर बी डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फाइनली चेंज। तीसरा क्या है, अरेंज ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो सबसे कम रिएक्टिविटी बेटा डी की है, उससे ज्यादा सी की है, उससे ज्यादा ए की है, और सबसे ज्यादा बेटा बी की है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, और ये इस तरह का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता ही आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर करिएगा सब लोग और अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट अगले पर आते हैं। ये देखिए सबको दिख रहा होगा, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting test tube over it as shown in the figure. सबको दिख रहा होगा। What will be the action of gas on dry litmus paper and moist litmus paper? देखिए सभी को दिख रहा है, ये सल्फर है,
हीटिंग बेटा एयर में हो रही है तो ऑब्वियसली बात है SO2 गैस बनेगी, और SO2 बेटा एसिडिक इन नेचर होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। अब क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, मैंने भी कुछ देर पहले बताया एसिडिक इन नेचर और एसिड होने में फर्क होता है। अगर SO2 एसिडिक है तो इसका एसिडिक नेचर तभी होगा अगर मीडियम क्या हो, मॉइस्ट हो या एक्वस हो। पर यहां जो हमारा लिटमस पेपर है वो कैसा है, ड्राई है, और गैस भी क्या है, ड्राई। तो बेटा अगर दोनों ही ड्राई हैं तो इसका मतलब मीडियम में हाइड्रोनियम आयन नहीं है, और अगर मीडियम में हाइड्रोनियम आयन नहीं है तो कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, मतलब नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा बच्चों। दूसरा है मॉइस्ट लिटमस पेपर। अब अगर मॉइस्ट है तो मतलब वाटर है, वाटर है तो बेटा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, और अगर हाइड्रोनियम आयन बनेंगे तो बेटा ये क्या होगा, टर्न्स रेड, ये लाल हो जाएगा। इसके बाद राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछी गई बेटा यहाँ पर। तो जब आप सल्फर को एयर में बर्न करेंगे तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनती है बच्चों। ये है इसके बारे में, ये है इसका कंप्लीट आंसर। ये सब क्वेश्चन बेटा स्किल्ड बेस में आ सकते हैं, आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं हम लोग के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर x का एटॉमिक नंबर बेटा 12 है। पहला काम कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर लीजिए। y का एटॉमिक नंबर बेटा 17 है, 17, कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए 287, और ये दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड, इन दोनों की रिएक्शन से कंपाउंड बनता है Z। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दिस कंपाउंड। अब आप देखिए यहां पर, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है और यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है। इसका मतलब जो एलिमेंट X है बेटा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसकी वैलेंसी होगी +2, और एलिमेंट Y एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी वैलेंसी होगी -1। क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो बॉन्ड तो आयनिक बनेगा। यहां जो कंपाउंड बनेगा, पहले तो कंपाउंड बना लीजिए आप, इंटरचेंज करिए वैलेंसीज को, तो ये क्या बनेगा XY2। ये बेटा इसका आंसर है। इन्होंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Z इज XY2, तो ये तो बेटा बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, बिल्कुल सही है, जो Z है वो XY2 है। दूसरा क्या है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक है तो बेटा कंपाउंड वाटर सॉल्युबल भी होगा। इसके बाद X एंड Y आर ज्वाइंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। और बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा तो ऑब्वियस ये बात है जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा, और ये क्या होगा यहाँ पर वाटर सॉल्युबल है, और दूसरा ये शेयरिंग नहीं हो सकती। चौथा क्या है, इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिल्कुल बेटा, अगर मोल्टन फॉर्म में है तो मोल्टन फॉर्म में तो कंपाउंड आयनिक है, मोल्टन मीडियम में आयन पार्शियली सेपरेट होते हैं, और अगर वो सेपरेट है तो मोबिलिटी भी थोड़ी बहुत आएगी, तो कंडक्शन बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 4। ये बेटा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1 2 4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1 2 4 ये नहीं होगा, ऑप्शन डी 1 2 4, सॉरी ये 1 3 4 लिखा, ये नहीं है बेटा, और करेक्ट ऑप्शन इज 1 2 एंड 4। आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B। 2 एलिमेंट है A एंड B। A का कॉन्फ़िगरेशन है 282 और B का है 26। व्हाट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन दे कंबाइन। ये दोनों कंबाइंड होंगे। देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, यहाँ 4 से ज्यादा है, सभी को दिख रहा होगा, तो बेटा ये वैलेंसी होगी +2 और ये होगी -2, क्योंकि ट्रांसफरिंग हो रही है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, आयनिक बॉन्ड, और फॉर्मूला होगा AB। फॉर्मूला राइटिंग में प्लस पहले लिखते हैं, माइनस बाद में लिखते हैं, क्योंकि दोनों की वैलेंसी में 2 कॉमन है, कैंसिल करिए, फॉर्मूला इज नाउ AB।
तो ये बेटा इसका आंसर हो गया ए बी। अब बी वाले पार्ट पर आते हैं। कहते हैं एक मेटल रॉड एम है, सबको दिख रहा होगा, वॉज डिप इन अ कलर सोल्यूशन वाई, सबको दिख रहा है, ये वाई हो गया। आफ्टर सम टाइम इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट मेटल रॉड स्टार्ट डिसॉल्विंग, सबको दिख रहा होगा, ये मेटल रॉड एम है जो कि डिसॉल्व होना शुरू हो गई। एंड द सोल्यूशन स्टार्ट फेडिंग कलर, पहले जो कलर था वो अब फेड हो रहा है। हाउ एवर द कलर प्रेसिपिटेट Z, ये बेटा एक रेसिड्यू Z बनना वॉज सीन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, सो आइडेंटिफाई M, Y एंड Z। M क्या होगा? देखो यहां पर पहली केस में उन्होंने M को Z माना है और Y FeSO4 है और Z जो बेटा वो Fe है। मतलब अगर हम इसको Z मान लें और Y बेटा इसको हम FeSO4 मान लें, तो आप सभी जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक आयरन के ऊपर है। अब अगर जिंक आयरन के ऊपर है तो इसका मतलब है जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ और आयरन कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक यहां से आयरन को हटा देगा। अब जिंक अगर आयरन को हटाएगा तो बेटा जो रेसिड्यू बनेगा वो आयरन का बनेगा, ना कि जिंक का बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका बेटा करेक्ट आंसर है वो ए है, बाकी किसी में चीज संभावना नहीं है। अगर M कॉपर है और सोल्यूशन एल्यूमिनियम है तो कॉपर तो एल्यूमिनियम के नीचे होता, वो हटा पाएगा नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये तो बेटा संभव ही नहीं है। अगर M सिल्वर है और Y कॉपर है तो सिल्वर भी कॉपर के नीचे है, हटा पाएगा नहीं। अगर M आयरन और ये जिंक है तो आयरन भी जिंक के नीचे, आयरन जो होता है वो जिंक के नीचे होता है, वो भी नहीं हटा पाएगा। तो जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा हमारा ऑप्शन ए है, ये जिंक होगा, ये FeSO4 है और ये बेटा बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 सोल्यूशन जो रेसिड्यू है वो आयरन का बनेगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड ऑन एडिंग 5% सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप बाय ड्रॉप टू सम वार्म इथेनॉल इन टेस्ट ट्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऑर्गेनिक, देखिए 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए, हम लोग आ गए ऑर्गेनिक में बेटा। क्या बनेगा? देखो बच्चों यहां पर किसी भी अल्कोहल को अगर आप एल्कलाइन केमनोफोर में ऐड कर रहे हैं तो बेटा पहले जान लो एल्कलाइन केमनोफोर होता क्या है। एल्कलाइन केमनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन कैरी करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर बोथ, दोनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है। तो अगर केमनोफोर है तो ऑक्सीडेशन तो होना ही है। अगर बेटा आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन केमनोफोर के साथ करते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बेटा होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर होता है। ये गांठ बांध के रख लो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन केमनोफोर के साथ हुआ है तो बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनेगी, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब क्योंकि यहां 2 कार्बन है तो यहां भी बेटा 2 कार्बन होने चाहिए, ये बन गया, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। ये है बेटा इसका आंसर, ये एसिटिक एसिड बन चुका हमारे पास। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी के बाद इसी का सेकंड पार्ट क्या है? राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जो कंपाउंड बेटा बना है इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, जबकि इसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। ये बेटा इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बी पार्ट। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज? दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको 2 सैंपल दिए गए, ये सैंपल ए है और ये सैंपल बी है। प्रूव करना है कि ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बहुत आसान तरीका बेटा, दोनों में बेकिंग सोडा मिला दीजिए या वॉशिंग सोडा मिला दीजिए। बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट होता है और वॉशिंग सोडा में कार्बोनेट होता है। और आप सभी जानते हैं एसिड की प्रॉपर्टी है बेटा, एसिड की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी एसिड की?
कि कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या होगा, CO2 की एफरवेसेंस देगा, जबकि अल्कोहल में ये ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी। सर योर आंसर विल बी व्हाट, ऑन एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा इज इन अल्कोहल नो एफरवेसेंस और गैस इज फाउंड एज ऑब्जर्वेशन, but when same reagent are added to carboxylic, then brisk effervescence of CO2 evolves that turns lime water milky, that turns lime water milky। तो अगर बेटा इस तरह का कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है तो यू कैन से द वन ऑफ द सैंपल इज कार्बोक्सिलिक एंड द अदर वन इज अल्कोहल। ये है इसका बेटा आंसर और लिखने का सबसे अच्छा तरीका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है इस बार आप लोग का भी, हो सकता है ऑर्गेनिक से आपको मिल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2, C2H4O2, और इसको सोडियम मेटल में रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये जो आसानी से फायर कैच करती है। A also react with ethanol in presence of sulfuric acid to give sweet smelling substance C, so that is used in making perfume। अब कैसे करेंगे, देखो क्या पूछा गया वो बाद में हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन में जान लो, पहले खुद अपनी नॉलेज को हम लोग आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, ये तो एस्टर होते हैं, एस्टर, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, ये एस्टर है। अब इन्होंने कहा है कि जो A है C2H4O2, एस्टर बनता कब है बेटा, जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करते हैं। जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। कौन सा अल्कोहल है बेटा हमारे पास, इथेनॉल। कौन सा बच्चों, इथेनॉल। और कार्बोक्सिलिक कौन सा बेटा, दो ऑक्सीजन है और 2 कार्बन है, 2 कार्बन से बेटा एक ही कार्बोक्सिलिक बनता है, वो है एसिटिक एसिड। बात गौर समझिएगा, इन्होंने बोला है जो कंपाउंड C है वो स्वीट स्मेलिंग है, मतलब कंपाउंड C तो बेटा एस्टर हो गया, कंपाउंड C एस्टर है। और एस्टर बनता कब है, जब अल्कोहल और इथेनॉल रिएक्ट करें। अल्कोहल क्या है, एक मिनट, बी क्या पहले बेटा इसमें चेक करना है, इवॉल्व गैस बी। अच्छा, अल्कोहल कौन सी बेटा, इथेनॉल है। अब क्वेश्चन ये है, इथेनॉल किस कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा, तो बेटा आंसर क्या है, हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से एक ही कार्बोक्सिलिक बनता है, वो है इथेनोइक एसिड। यहां से क्या करो बच्चों, इसमें आप यहां से OH और यहां से H हटा दो, तो ये क्या बनेगा, CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये बेटा बन गया हमारे पास। इसका मतलब ये C हो गया और ये A हो गया। A क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, A कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। अब इन्होंने कहा कि A में सोडियम मेटल ऐड करने पर गैस इवॉल्व होती है, तो आप भी जानते हैं किसी भी एसिड में सोडियम ऐड करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये सोडियम नहीं किसी भी एसिड में कोई भी एक्टिव मेटल बेटा ऐड कर दो, कोई भी, किसी भी एसिड में कोई भी एक्टिव मेटल ऐड कर दीजिए, गैस तो बेटा हाइड्रोजन ही बनेगी, जिसको बर्निंग स्प्लिंटर के पास ले आने पर वो फायर कैच करेगी, जो कि पॉप साउंड के साथ। पॉप साउंड का मतलब क्या होता है, वो वाला पॉप साउंड नहीं जो पंजाबी में आप सुनते हैं। पॉप साउंड का मतलब बेटा यहां पर होता है इरिटेटिंग साउंड, इरिटेटिंग साउंड को ही यहां पॉप साउंड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज ABC, तो ABC क्या है बेटा, A हो गया इथेनो एसिटिक एसिड, B हो गया बेटा हमारे पास क्या, B है बेटा हाइड्रोजन गैस, ये B हो गई। और C क्या है बेटा, यहां पर C है ये है बेटा C, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। अब इन्होंने कहा राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें इक्वेशन भी देनी है, किसकी किसकी, एवोल्यूशन ऑफ B। तो बेटा वो ये हो गया, B की रिएक्शन में यहां लिखता हूं, ये एसिटिक एसिड है। जब आप इसमें सोडियम ऐड करेंगे तो सोडियम बेटा ये हाइड्रोजन हटाएगी, ये बनेगी हाइड्रोजन गैस, प्लस बनता है सोडियम एसीटेट,
इसको बैलेंस करिए, ये होती बेटा इसकी रिएक्शन। इस तरीके से चीजें होनी है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड ए टू कंपाउंड सी। ये बेटा कंपाउंड ए और ये कंपाउंड सी, जो कन्वर्जन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये बेटा इस तरीके से होगा। तो आई थिंक आपको मैंने सारे पार्ट्स के सही आंसर आपको बता दिए हैं, अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया है। फिर से बोल रहा हूं, साफ लिखो, सही लिखिए, जो कहा गया वही लिखिए। अगर आप इस चीज का अनुसरण करेंगे बच्चों, तो यकीन मानिए 24.5 भी नहीं आने वाले हैं, 25 में 25 ही आएंगे, और इन्हीं 25 में से आएंगे। भी 6 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, आइए उस पर आते हैं। ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, हमें देखो यहां पहले में आते हैं बेटा, इसमें यहां पर इथेनोइक। अब आप भी देखिए, ओइक बेटा किसके लिए लिखते हैं? COOH के लिए। ये ओइक हो गया। इन का मतलब बेटा होता है सिंगल बॉन्ड, और H का मतलब होता है 2 कार्बन। तो 1 कार्बन बेटा ये हो चुका है, 1 कार्बन और ऐड कर दीजिए। इसकी 3 फ्री वैलेंसी खाली हैं, इन पर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो बेटा, ये बन जाता है इथेनोइक। सेकेंड है बेटा ब्रोमोपेंटेन। इसकी बात करते हैं हम। पहले पेंट बनाएंगे। पेंट में 5 कार्बन होते हैं, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, जिसकी जितनी वैलेंसी उसको फ्री करिए और सब पे हाइड्रोजन ऐड करिए। ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि ब्रोमीन की पोजीशन नहीं लिखी है, कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये हो गया बेटा ब्रोमोपेंटेन। इसके बाद सी पर आते हैं ब्यूटेनोन। थर्ड, ओन बेटा यूज करते हैं कीटोन के लिए। ये ओन हो गया, 4 कार्बन है, 1 इधर अरेंज करिए, 2 इधर बेटा अरेंज कर दो, जितनी वैलेंसी है उस पर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तुम ये भी कर सकते हो कि 2 कार्बन इधर 1 उधर कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। तो ये H हो गया, यहां पर बेटा एक H होगा, ये तरीका है। और चौथा बेटा है हेक्सेनल। अल बेटा किसके लिए लिखते हैं? अल लिखते हैं CHO के लिए। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। हेक्स में 6 कार्बन होते हैं, 1 ऑलरेडी मेंशन्ड है, 5 और अरेंज करिए। ये इस पर जितनी बेटा वैलेंसी फ्री है उतने हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ये तरीका है इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड का नाम कैसे बताएंगे? तो देखो यहां पर इसमें मेन चेंज ये हो गई, नंबरिंग यहां से करिए। क्या होगा यहां पर? 1 ब्रोमो इथेन, नेमिंग सबको पता होगी। इसमें बेटा 1 ही कार्बन है, तो 1 के लिए मेथ लिखेंगे, बॉन्ड सिंगल है एन, और फंक्शनल ग्रुप बेटा CHO है। CHO के लिए क्या लिखते हैं? अल। यहां पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 ही कार्बन है, तो वो फंक्शनल ग्रुप उसके सिवाय तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए पोजीशन मैटर नहीं करेगी बेटा। इसमें नंबरिंग इधर से करिए। 6 के लिए हेक्स हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन हो गया, ये 1 पर है, हेक्स 1 आइन। ये बेटा इसका आंसर है। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होती है बेटा? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड एल्कीन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड एल्कीन। कैसे? देखो बच्चों, यहां पर ये एल्कीन ग्रुप है, इसको हम हाइड्रोजन गैस के साथ में पास करते हैं ओवर निकल कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बेटा? यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों हाइड्रोजन 1 by 1 कंबाइंड होती है, और क्या बनता है? ये इनको बेटा कहते हैं सैचुरेटेड एल्केन। ये सैचुरेटेड एल्केन है, और ये क्या है? अनसैचुरेटेड एल्कीन। अनसैचुरेटेड एल्कीन इंटीग्रल पार्ट होता है बेटा किसका? वेजिटेबल ऑयल का। जबकि ये बेटा होता है किसका?
वेजिटेबल घी का, वेजिटेबल या फिर सिंथेटिक घी, ये। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन जब आपसे पूछा जाए तो आपको ये लिखना है और ये आपको सिंबॉलिक इक्वेशन देनी है। दूसरा पॉइंट पूछा गया व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप ये लिखोगे यहां पर इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी या फिर सिंथेटिक घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। यही बेटा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देखिए यहां पर एडिशन के लिए बेटा अनसैचुरेट होना बहुत जरूरी है, और अनसैचुरेट के लिए एल्कीन और एल्काइन होना बहुत जरूरी है। एल्कीन में हाइड्रोजन बेटा हमेशा याद रखिएगा ट्वाइस ऑफ कार्बन होता है, जबकि एल्काइन में हाइड्रोजन हमेशा ट्वाइस ऑफ कार्बन से 2 लेस होता है। आप बस इतना चेक करिए, जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है C2H6, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, तो मुमकिन नहीं है। इसमें भी हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन डबल है, और दूसरे चौथे वाले में डबल से 2 कम है, इसमें बेटा क्या है डबल से 2 ज्यादा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका होगा एक है C3H6 जो कि इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, और दूसरा बेटा है C2H2 जो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ओनली 2 कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड सो दे विल कैरी ऑन एडिशन रिएक्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। इससे बेटा 2 चीजें के 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल बनेगा। अब आप मुझसे काउंटर सवाल ये पूछ सकते हो, ये आपके जहन में आ सकता है कि सर एल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन ही बन सकता है। एक्चुअल में बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी फिलहाल आपके एनसीईआरटी सीबीएसई 10th के सिलेबस में नहीं है, तो ये तो आप भी जानते हो, उसके बियॉन्ड तो बोर्ड पूछने वाला नहीं है। नेमिंग भले ही पूछ ले पर केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन तो नहीं पूछेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये अल्कोहल है। और कौन सा अल्कोहल है, 2 कार्बन से एक ही बेटा अल्कोहल बनता है, वो इथेनॉल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसके बारे में, X कैन बी मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथेनॉल जो होती है बेटा वो ग्लूकोज के या सुक्रोज की जो है बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेशन से बनती है बेटा। इसमें X कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू Y। अभी कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था, अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है जो कि Y है बेटा। ये हो गया यहाँ पर X कैन रिएक्ट विद Y टू फॉर्म Z। अगर आप X को Y से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये स्टेरिफिकेशन है, OH और H वाटर माइनस करेंगे, ये बनेगा इथाइल एसीटेट। ये हो गया कंपाउंड Z, ये हो गया Y, और ये बेटा हो गया X। टू विच होमोलॉगस सीरीज डू X, Y एंड Z बिलोंग। ये तीनों किस होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं बेटा, तो X बिलोंग टू अल्कोहल, Y बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एंड Z बिलोंग टू एस्टर। तो X, Y, Z चेक कर लो बेटा। यहां पर X क्या है अल्कोहल जो कि हो गया, Y बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एंड Z बिलोंग टू एस्टर, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये वो बेटा 25 क्वेश्चन थे जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था अभी कुछ देर पहले, और मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन हर बच्चे को आने चाहिए, और यही वो 25 क्वेश्चंस हैं जिसके लिए ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा अपना पूरे टीचिंग कैरियर का बेटा ये मेरा अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बा है कि अगर आप केमिस्ट्री में कुछ भी करने से पहले इन 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो याद रखिए जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप पेपर देकर केवल मुस्कुराएंगे, और आपके चेहरे पर केवल और केवल जो एक सुकून होगा
एक खुशी होगी जिसे शायद आप अपने सिवा और किसी से बयां उसमें नहीं कर पाएंगे। यार वास्तव में सर ने जो बताया था वही आया, उसके सिवाय कुछ नहीं आया। तो एक बार मैं अपना लेक्चर खत्म करने से पहले दो बातें आपसे फिर से कहने जा रहा हूं। प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे और कहते हैं स्ट्रेस फ्री स्कोरिंग के लिए ऊपर लिखी गई 2 लाइन का अनुसरण जरूर करिए। साफ लिखें, सही लिखें, जो कहा गया वही लिखें। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों और उन सभी ऑडियंस सबसे मैं बोलूंगा कि कुछ भी केमिस्ट्री से में पढ़ने से पहले, कुछ भी एनसीईआरटी में पढ़ने से पहले, कोई भी मॉडल टेस्ट करने से पहले इन 25 क्वेश्चन को जरूर करिएगा। ये 25 क्वेश्चन सिर्फ नहीं हैं, ये 25 मार्क्स हैं आपके। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।